नेशनल न्यूज़ के प्रोग्राम सदाए ख़वातीन में मैं आपकी होस्ट शाहीन यूसुफ आज आपके साथ हूँ। नाजरीन, ये वो मुल्क है जहाँ धरती को माँ कहा जाता है, जहाँ मुल्क में बसने वाली औरतों को इज़्ज़त और आबरू के नाम से मंसूब किया जाता है, जहाँ औरत मुल्क की तरक्की में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा करती हैं और इसके साथ साथ आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी हैं। मगर बदकिस्मती के साथ हम देखते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के बढ़ने वाले वाक़यात जब हम देखते हैं तो ये हमारे लिए फ़िक्र और परेशानी का बायस बनता है कि जहाँ औरतों से लेकर माइनर जो बच्चियां हैं 2 साल की 3 साल की, वो इंसानी हकूक़ की ज़्यादतियों का शिकार हो रही हैं। आज ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि ऐसा क्यों। आज जिस अहम नशिस्त पे मैंने अपनी साथी हमारे साथ आज बात करने को है, एडवोकेट नादिया हमीद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और नेशनल न्यूज़ के अक्सर प्रोग्रामों में इंसानी हकूक़ के हवाले से बातचीत करती रहती हैं। मिस नादिया हमीद का तारुफ बयान करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि वो माइनॉरिटी वुमेन्स राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है और प्रोफेशनल लॉयर है और नारकोटिक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है डिपार्टमेंट, उसमें भी उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। आज हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ अरसा से मैं देख रही हूँ और आप भी देख रहे हैं 2020 और 2021 के दौरान ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है जबरन तब्दीली मज़हब के वाक़यात, जबरन तब्दीली मज़हब और अपनी मर्ज़ी से जो तब्दील मज़हब हो रहा है उसमें ख़वातीन जो है ख़ास तौर पे मिनॉरिटी की जो ख़वातीन हैं उनके मुतासरीन की तादाद जो है बढ़ रही है। जो मैं समझती हूँ वो तमाम लोग जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं और इसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, वो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मौज़ूआत पे हम बात करें ताकि हमारी आवाज़ जो है हमसे ऐसे इदारों तक, हुकूमत के इदारों तक पहुँचे ताकि इन वाक़यात के सद्देबाब के लिए और बेहतर इक़दामात के लिए कोशिश की जा सके। मैं अपनी मेहमान को आज इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और उनके साथ हम बात करेंगे कि दरअसल ये रीज़न्स इसके क्या हैं और अगर हम मैं इंसानी हकूक़ की कारकुन होते हुए, समाजी कारकुन होते हुए मैं कैसे जो है इसके लिए आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकती हूँ। तो मैं एडवोकेट नादिया हमीद को आज उनकी इस तमाम मसरूफ़ियात में प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगी नेशनल टीवी का कि उन्होंने हमें इस टाइम पे इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर सबको इकट्ठा कर रहे हैं और डिबेट्स दे रहे हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। जहाँ तक कि सोशल या इकोनॉमिकल जो इशू बनता है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोग जो है ज़्यादातर छोटे तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं लोग और उनको अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। तो उस काम करने के दौरान जो कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात है, जो कि हमें मीडिया से और दूसरी जगहों से देखते हैं हम कि दूसरा जो पर्सन है वो हमारे से बेहतर हो रहा है, तो हम उसके लिए एफ़र्ट नहीं करते। हम शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में इस तरह के जो दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि फ़ीमेल को टीवी के ऊपर या किसी भी जगह पे वो देखती है कि लड़की आ रही है, वो ऐसे गाड़ी के ऊपर से उतर रही है, उसने ये कपड़े पहने हैं या ऐसा मोबाइल है, इस तरह का मेकअप है, तो वो चीज़ें जो है उनको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो जब ये चीज़ें अट्रैक्शन का बाइस करती हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उसको हासिल करने के लिए जायज़ और नाजायज़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनमें से एक जो कन्वर्जन जो है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी टारगेट हो दूसरे लोगों के लिए, तो जब वो आप टारगेट हो, सॉफ्ट टारगेट है, उनको पता है कि इनकी कमज़ोरी ये है, और लड़की को जब उनकी तारीफ़ करती जाए तो वो तो लड़की तो छोटी एज की तो दूर की बात है कि अगर आप एजड खातून की भी कर देंगे तो वो भी इस जाल के अंदर जल्दी से फंस जाएगी। तो मेजर मेरे नज़दीक तो एक इकोनॉमिकल है, दूसरा जो हमारे फैमिलीज़ के अंदर हम लोग इक्वल राइट्स नहीं देते और इक्वली ट्रीट नहीं करते बच्चों को। बेटे का जो माशरे के अंदर बेटे को जो स्टेटस दिया जाता है, बेटी को नहीं दिया जाता। तो जब बेटी को वो इक्वल राइट्स घर पे से नहीं मिल रहे होते, वो जनरेशन गैप घर से नहीं कवर हो रहा होता या बुनियादी ज़रूरियत पूरी नहीं हो रही होती, तो वो फिर दूसरी जगह पे सहारा ढूंढती हैं। वो उसमें लड़कियां जो हैं दोस्त बन जाती हैं। लड़कियां जब दोस्त बनती हैं, घर में आना जाना, फिर भाइयों से मिलना मिलाना, ये भी सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन हम लोग अपने रिलीजन में इतने मजबूत भी नहीं किए जाते, अपने इदारों की वजह से भी और अपने फैमिलीज़ की वजह से भी। हमारी रूट्स जी बिल्कुल। कमज़ोर हो रही हैं।
तो इस वजह से ये मेरे नज़दीक ये चंद चीदा सी जो रीजंस हैं और यही बुनियादी वजूहात बन रही हैं इनको मुख्तलिफ तरह के हम जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। जी नादिया, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि डेफिनेटली बिकॉज वी आर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़, फिर जो इकनॉमिक सूरत हाल है और फिर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपने बात की, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कि ये तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से भी और जबरन भी इन हालात का सामना कर रही हैं। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म असरात हैं, मैं समझती हूँ वो थोड़े ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं। तो आज जो मैं ख़ुसूसी आपको यहाँ बुलाया और इस पर बात करना चाह रही हूँ कि क्या वो सोशल इफ़ेक्ट्स हैं जो ख़वातीन की ज़िंदगी में आगे चलकर हमें इन वाक़यात के होने के बाद जो हैं नज़र आते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो ना हम हर जगह पे ये बात कर देते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ये नहीं बताते कि अगर हम इस तरह के अगर लड़की स्टेप ले लेती है तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी फोरम पे डिस्कस नहीं किया जाता और ये सबसे बुनियादी क्वेश्चन है जो हमें बताना चाहिए कि आप एक स्टेप तो ले लेंगी चाम के पीछे, लेकिन यह है कि क्या होता है कि वो फीमेल्स का, मेरी एक दो फीमेल्स के साथ बात भी हुई है कि उनको एक तो घर के अंदर बंद किया जाता है कि वो उनको किसी भी तरीके से वो बाहर ना निकले, लोगों के अंदर खुले मिले ना, क्योंकि वो उनका ऑलरेडी एतबार खराब किया होता है। वो कहते हैं कि जो अपने माँ बाप की सकी नहीं है वो हमारे साथ कैसे सकी रह सकती है। फिर दूसरा बात क्या है कि अगर वो बच्चे पैदा करती हैं तो उनको बच्चे को दूध पिलाने नहीं दिया जाता कि एक दूसरी जात से आई हुई जो इम्प्योर फीमेल है वो हमारे बच्चों को दूध पिलाएगी तो वो भी उसी नस्ल के बन जाएंगे, उसके वाले ही आते आएंगे। आगे कानून साजी की बात करिए कि आप उनके कानून के अंदर भी उनको वो राइट्स नहीं देते। अगर सपोज एक लड़की का किसी के साथ अफेयर है और वो चाहती है कि मैं अपने मज़हब में रह के, गो के इस्लाम इजाज़त देता है कि आप दूसरे मज़हबों में इजाज़त शादी कर सकते हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, तो वो अगर इस तरह करती भी है तो वो क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर्टी शेयर्स नहीं है, ना उसके लिए ना उसके बच्चों के लिए, तो वो भी एक इनसिक्योरिटी आ जाती है अगर लीगली वे में देखा जाए। आगे चलते हैं तो हम घर के अंदर फैसले होते हैं, जब बच्चों से रिलेटेड या दूसरे हाउस होल्ड डिसीजन होते हैं, उनके अंदर उन फीमेल्स को परमिशन नहीं दी जाती कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें आगे हमारी फैमिली के साथ मशवरा दे सको या हमारी फैमिली के आगे बात कर सको। फिर कुछ जगहों पे तो ये भी देखने में आया है कि उनके बर्तन वगैरह और वो सारा जो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्रिश्चियंस को डिनोट करने के लिए, वो मैं नहीं वर्ड बोलूँगी क्योंकि हम बोलेंगे तो हम उसकी खुद भी अपनी इस जुमरे में आते हैं उन लोगों के साथ, तो वो उस तरह के उनके मुख्तलिफ तरीके के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि गैर इंसानी सलूक हो जाता है और जिससे तंग आके फिर लड़कियां जो हैं कभी कभी कुछ और भी एक्सट्रीम कदम उठाती हैं। वो क्या करती हैं, फिर एक के बाद दूसरे के पास चली जाती हैं, दूसरे से तीसरे के पास, वो फिर प्रॉपर प्रोस्टिट्यूट वाला काम शुरू कर देती हैं। और बल्कि उनकी फैमिलीज अगर वो किसी वक्त अपने वालिदैन से रुजू करने की कोशिश की जाती है तो मैंने देखा इस तरह के वाक़यात में उनको अपने ख़ानदान से भी रुजू करने की इजाज़त नहीं होती, अगर वो करती हैं तो फिर उनको, जैसे आपने बताया कि मुश्किल हालात का जो है वो सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मुश्किल आता है क्योंकि आप उस सोसाइटी के अंदर एक बदनामी ले चुके होते हैं। हम लोग जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन आबादी के अंदर ही ज़्यादा रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ताड़ी कुड़ी तो भज गई सी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो एक ज़िल्लत से फेज़ में से, वो लड़की तो अपनी चली गई लेकिन वो एक ज़िल्लत के फेज़ से गुजर चुके होते हैं, तो वो नहीं चाह रहे होते कि हम दोबारा करें। और दूसरी ये बात, अगर वो ले भी ले लड़की को तो उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर पीछे वाला आके वो बंदा जो है वो जो कन्वर्ट करके उसको ले के आए, मेजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला मर्द, तो वो उसको लिटिगेशन या कोई भी और मामलात के अंदर फंसा के उनको तंग करते रहते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं, तो वो भी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि इस सारे सिनेरियो को कवर कर सके। तो ये भी कुछ रीज़न है। और फिर बाद में लड़की भी वो उस तरह बेबाक हो चुकी होती है, वो चाहती है कि मैं अब आज़ादी चाहूँ, तो वो घर के अंदर भी उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे क्योंकि वो मेंटली तौर पे उस पर ट्रस्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है कि एक बच्चा कभी घर में गलत काम करते तो उसके पास जा रहा है, छोटा बच्चा भी है, स्विच की तरफ जा रहा है, तो एक दफ़ा हमने देख लिया कि उसके पास चला गया, मना करते हैं बार बार फिर उसको कवर करने की, तो यहाँ पे तो उसने एक ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुका होता है, तो उस मिस्टेक के ऊपर करने के बाद घर वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि अपनी भी सिक्योरिटी है ना, आप अपनी भी जान के ज़्यादा
हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, बाकियों की तो बाद में आती है। तो जब हम ये तो चूँकि सोशली थे जो इफ़ेक्ट्स हम ख़वातीन की ज़िंदगियों पे देखते हैं, और मैंने खुद जब कैथलिक वीमेन में थी तो कुछ 1-2 केसेस को देखा। ख़वातीन लिटरली मतलब उनकी हालत इस तरह की होती है, बेबस मतलब हो चुकी होती हैं। तो आप वाली बात ठीक है कि हमें ख़वातीन को खुद भी ठीक है, आज़ादी है, लेकिन थोड़ा समझाने की और काउंसलिंग की ज़रूरत है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आफ्टर शॉक है उनको जरूर जो है दिमाग में रखने की जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं ना प्रोवाइड कर रहे हैं हम, सिर्फ कुछ झंडा उठाए फिर रहे हैं कि जी फोर्स कन्वर्जन हो रही, फोर्स कर रहे हैं। हम उनको बताएंगे ना कि ये वाली चीज़ें भी बाद में होती हैं। और आपको क्या है, मैं एक फीमेल को जानती हूँ कि उन्होंने इस तरह कदम उठाया फर्स्ट टाइम पे, और उनके फैमिली ने उसको कट ऑफ कर दिया। अब उस हस्बैंड के साथ उसकी नहीं चली उसकी फैमिली की वजह से, फिर उसको क्या हुआ कि कोई भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं, वापसी का रास्ता नहीं, दारुल नुमान चलेगी, दारुल नुमान वालों ने भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उनको रखना। अच्छा, कोई भी एनजीओ या इस तरह के तो कोई भी हमारे पास शेल्टर हाउस नहीं अवेलेबल के फीमेल जो इस तरह की अबैंडन्ड है उनको रखा जा सके। तो वो क्या, फिर उसको मजबूरन किसी और के साथ फिर शादी करनी पड़ी। और इन बिटवीन जो भी कुछ उस फीमेल को करना पड़ता है, इन फीमेल्स को, वो हम लोग एक चैनल के ऊपर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्रॉपरली प्रोस्टिट्यूट वाला किरदार अदा करना पड़ जाता है। क्योंकि इनमें स्वैपिंग भी चली जाती है कि एक फीमेल कर लिया भाई, और फीमेल जो क्रिश्चियंस के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो भी हम नहीं बोल सकते, जो कि मैंने भी कुछ लोगों से सुने हैं कि दिल भर गया अब तुम ले लो, इस तरह की भी इनके अंदर प्रोसेस चलना शुरू हो तो गया। ये तो मैं समझती हूँ टोटली एक जिल्लत और लॉन्ग टर्म में कहती एक ज़हनी तशद्दुद, और आपने तो मेंटल स्ट्रेस है जो मैं समझती हूँ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ज़हनी और जिस्मानी है। जिस्मानी भी, हाँ बिल्कुल ज़हनी और जिस्मानी। नादिया, मैं अगला जो पहलू है चूँकि हम बात करें असरात की, जो एक लीगल इसका पहलू है कि ख़वातीन जो है जब इस तरह के कदम उठाती हैं, तो मैंने देखा है कि कोर्ट्स के अंदर भी थोड़े मामला जो हैं, एक बल्कि 2 केसेस को मैंने खुद भी डील किया, थोड़े मुश्किल भी होते हैं। आप चूँकि इनको डायरेक्टली डील कर रही हैं, तो क्या समझते हैं कि वहाँ ख़वातीन जो हैं जब इस सारे प्रोसेस से गुजरती हैं तो क्या सूरत हाल होती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 है वो हमें मजहबी आज़ादी देता है। साथ में हम यूएनओ के मेंबर मुल्क होने के साथ साथ, जैसे 1948 से उसके आर्टिकल 18 के मुताबिक भी मजहबी आज़ादी है, क्योंकि हम उनके सिग्नेटरी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखे जाए, हमें कानून में तो ये बताया जाता है कि आपको अपनी फ्री विल है कि आप कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसके अकीदे को मना सकते हैं, जिस तरह भी उसकी रस्म व रिवाज है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए कि कुछ टाइम के अंदर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई है, तो हमने लॉज के होने के बावजूद भी जो इंसानी एहतिसाल है उसको बरकरार रखा, जिसकी एक शक्ल जो है फोर्स कन्वर्जन भी है या कन्वर्जन है। कन्वर्जन तो चले हम मानते हैं कि वो उनको मर्जी से है, लेकिन उसके साथ उसको क्या किया जा रहा है, उसको फैंटेसाइज करवाई जा रही हैं चीज़ें, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं कि जो वो उस तरफ माइल हो। आगे जहाँ पे फोर्स कन्वर्जन की बात आती है, पर्टिकुलर कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो जो लेके जा रहे हैं उनको निकाह कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको भी पता है कि सेम डे पे इस्लाम कबूल होता है, सेम डे पे ही उनका निकाह नामा बनता है, वो कि वो रद्दोबदल करके डेट्स फ़र्क कर दी जाती है। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लिया जाता कि आया वो बालिग है या नहीं है। हाँ जी। उसको हम इस्लाम के वो शेल्टर के नीचे ले आते हैं शरई लॉ के अंदर कि ये इस तरह कवर कर जाता है। लेकिन अगर आप देखें, लॉ अवेलेबल नहीं है। कोर्ट्स के अंदर आपने जैसे बात की कि कोर्ट्स के अंदर भी मुश्किल हो जाता है, कोर्ट के अंदर वो आपको मज़हब के बारे में कभी भी डिसाइड नहीं करते। मैं भी 1-2 केसेस में पेश जब हुई हैं तो वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि जी मैडम, हमारा मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, उसके बारे में हम कोई डिसीजन नहीं देंगे, वो पर्सन की फ्री विल है। तो जब वो जजमेंट दे रहे हैं, वो सिर्फ ये देते हैं कि आया आपने इस पर्सन के साथ अपनी मर्जी से शादी की है या नहीं की, वो बता देती है। क्योंकि उसको अगर वो फोर्सली कन्वर्ट की गई है तो उसको थ्रेट्स दे दिए जाते हैं, और जो इसने मर्जी से की है तो वो तो उसको ऑलरेडी शाम होता है, वो नया नया शाम होता है, उसमें तो वो जैसे बयान देंगे, दिलवाना चाहेंगे वो दिलवाते हैं। और फिर वो 6 महीने, साल या 2 साल बाद उनको हकीकत भी
सामने आ जाती है, निकाल दिया जाता है ना, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आपने नफ्स की तस्कीन के लिए उनके साथ शादी की। बिल्कुल। तो जब नफ्स की तस्कीन हो जाती है तो उसके बाद फिर दोनों पर्सन को एक दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो मजहब तो बहुत दूर की बात है, गो के हमने लबादा यहाँ पे ओढ़ा हुआ है मजहब का, लेकिन मजहब के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। सही। तो किसी भी रिलीजन में चले जाए। तो फिर अगर जैसे आपने कहा कि मर्जी से भी हो रहा है, फोर्सफुली भी हो रहा है, तो हम फिर इन खवातीन का क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं तो इस बारे में भी फिक्रमंद हूँ कि ठीक है, चाहे वो UN हो, चाहे हमारे मुल्क का कानून हो, वो आज़ादी देता है इस बात की, लेकिन फिर हमारा फिर फ्यूचर क्या हुआ है ऐसी खवातीन का, ख़ास तौर पे जो एक रिलीजन छोड़ के दूसरे मज़हब का हिस्सा बन रही है? क्या फिर हम उनका फ्यूचर देखते हैं? मुझे ना बात करते करते बाइबल की एक वो आयत याद आ गई है कि उसमें बाइबल में भी प्रॉपर तरीके से बयान किया गया है कि तुम गैर मजहब की औरतों से ब्याह ना करना ताकि तुम्हारी नस्ल खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वो जो औरत जाती है वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ पे भी उसकी रिटर्न नहीं है, तो उनका तो हाल कोई नहीं है। फिर उनको मैंने जैसे बोला कि गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। और अभी भी जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़हब की तब्दीली जो है वो मैक्सिमम ये जो कोविड के एरिया के टाइम के पीरियड के अंदर बना है, वो तकरीबन 1000 से 2000 यानी डबल नंबर हो गया। और इसमें 70% जो है क्रिश्चियन फीमेल्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको किसी भी तरीके से बुनियादी सहूलियत फराहम करने की भी कोशिश नहीं की। हमारे जो भी इदारे हैं वो किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हम एक को ब्लेम नहीं करते, ना ही हमने कभी बच्चों की उस तरबियत की तरफ ध्यान दिया, ना फैमिलियों ने ध्यान दिया। हम सिर्फ वो नफ्सा नफसी के दौर में चल रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, जो हमारी समाजी ज़रूरियात हैं यानी पर्सनल ज़रूरियात भी हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, कि आए दिन कोई ना कोई जिनसी तशद्दुद का शिकार होती हुई वो हमें 3 माह की बच्ची भी मिलती है और हमें 40 साल की औरत भी मिलती है। बिल्कुल ऐसा। और इसके ऊपर तो हम कह नहीं सकते कि वो औरत जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर ही है, घर पे काम करने वाली। हमें पढ़ी लिखी फीमेल्स भी मिलती हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे भी फाइज हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तरबियत करें, और अगर फ्यूचर देखें तो फ्यूचर तो उनका ख़तरनाक है, क्योंकि वो किसी भी जगह पे फिर फिट नहीं हो सकते। क्योंकि आप एक चीज़ जो इम्प्योर है, एक चीज़ जो है वो आप में से कट गई। हम वो मिसाल तो वो चिड़ी के जो कहते हैं ना बोर्ड वाली, कि वो चिड़िया का बच्चा अगर उसके घोंसले से गिर जाए तो वो दोबारा फिट नहीं हो सकता। तो ये तो इंसान है कि अगर एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह अपने आप को सेट करने की कोशिश करता है और वहाँ पे भी कामयाब नहीं, तो दोबारा भी उस जगह को नहीं पहुँच सकता। और फिर खातून, वो भी खातून। और हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं कि मर्द अगर 100 गुनाह भी कर ले तो वो माफ़ है, औरत ने ज़रा सी भी एक चीज़ की है तो वो सारी ज़िंदगी ब्लेम रहेगा, और आने वाली नस्ल उसकी भी वही गिल्टी ही मानी जाएगी, वही गुनाहगार ही मानी जाएगी। तो इन तमाम हालात में आप, आज मैं ज़रूर चाहूँगी आप कम्युनिटी में भी आपका एक काम कर रही हैं, उनको चीज़ों को देख रही हैं, फिर आप लीगली जो है एज अ वकील जो हैं इन मामलात को देख रही हैं। आज इस प्रोग्राम की वसातत से हमारी ख़वातीन और ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चियाँ हैं उनको क्या पैगाम जो है देना चाहेंगे? मैं बच्चियों के साथ साथ हमारे जितने भी लीडर्स हैं, किसी भी फोरम पे हैं, रिलीजियस हैं या वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे पहले जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त की कानून साजी है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा अपने कौम को बचाने के लिए कानून साजी करवाई जाए और सारे मिलकर लॉबिंग करें, और साथ में ही हम इनकी तरबियत करें, काउंसलिंग करें कि अगर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को किस तरह से बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी मजहबी इक़्तिदार को फॉलो करना है। तो वो हम लोगों ने, मेरी, मिस शहीन की और सारे लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें।
बहुत शुक्रिया नादिया, आपने आपका पूरा दिन जो था पैक था मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में, और अभी भी आपने किसी और मीटिंग के लिए जाना है। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ की तमाम टीम की जानिब से। आपने अपना वक्त निकाला और बड़े ही सेंसिटिव जो हमारा मौजू है उस पर हमारे साथ बातचीत की। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। किसी और नशिस्त पे, ख़ास तौर पे जो आपका लीगल एक्सपर्टीज़ है, उस पर हम फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे ताकि हम ख़वातीन को और हमारे जो नाज़रीन हैं उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत से जो है वो आगाह करते रहें। बहुत शुक्रिया नादिया। थैंक यू आपका भी। मुझे बिल्कुल, मैं हमेशा ही इसके लिए रेडी होती हूँ को के शेड्यूल जैसा बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों ने मिल के कम्युनिटी की बिल्डिंग करनी है। ऑफ कोर्स, तो अपना किरदार अदा करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं एडवोकेट नादिया हमीद की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारे साथ इस अहम मौज़ू पर बात की, और आप सब लोगों से ये तवक्को करती हूँ। कहा जाता है कि सैलाब आने से पहले सैलाब की तैयारी जो है वो ज़रूरी होती है ताकि हम उसकी तबाहकारियों से जो है बच सकें। औलाद जो है, बच्चे जो हैं, या हमारी जो नस्ल है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उस सैलाब को आने से पहले उनकी भी ज़हनी जो तैयारी है उसको किया जाए ताकि वो आने वाले वक्त में और मुस्तकबिल में उन ख़तरात से बच सकें जिसकी आज बात हमारी साथी ने हमारे साथ की है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी तरबियत पर ख़ास जोर दें और उन इक़दार को, और ख़ास तौर पर बतौर मसीही जो है, अपनी चीज़ों को और अपनी इक़दार को, अपनी वैल्यूज़ को अपने दिमाग में रखते हुए अपने बच्चों को आगे लेके चलें ताकि जिन ख़तरात की, जिन मसाइल की बात आज हमने की, हमारी ख़वातीन और ख़ास तौर पे हमारी बच्चियां जो हैं इन मुश्किलात से बच सके। खुदावंद आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।